हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश। स्वागत है आप सभी का स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाउ योगा बेनिफिट्स अस, जिसमें कि देखेंगे कि मेडिकल एविडेंसेस क्या क्या हैं योग के क्षेत्र में जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं और रिसर्चर के द्वारा यह प्रयोग करके देखा गया है कि कौन कौन से योग किस किस रोग में बेनिफिशियल है। इसी के संबंध में आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से कॉमन डिजीजेज को इसमें कवर किया गया है, देखते हैं। इंट्रोडक्शन जानते हैं पहले योग के बारे में। हैविंग इट्स origin in India thousands of years ago, yoga is a mind body practice. यूं तो योगा की शुरुआत हजारों वर्ष पहले ही भारत में हो चुकी थी और यह बेसिकली माइंड बॉडी प्रैक्टिस है योग, जिसमें कि हमारा मन, शरीर और यहाँ तक कि आत्मा भी इन्वॉल्व होता है इस योग की प्रैक्टिस में। जो जनरली प्रैक्टिस में प्रचलन में है योग की प्रैक्टिस में, वो है अष्टांग योग, जिसको कि महर्षि पतंजलि के द्वारा कंपाइल किया गया है, जिसमें कि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का प्रैक्टिस करते हैं। और ये 8 चीजें ही हमें योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। Although ubiquitous and invariably practiced informally in India, formal yoga activity is becoming increasingly popular in the Western world. हमारे जो भारत में जो प्रैक्टिस किया जाता है योग को इनफॉर्मल रूप में किया जाता है। इसका कोई करिकुलम नहीं डिसाइड किया गया है कि इतना चीज़ इतने लोगों को करना है। ये अपने ऊपर है कि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस टाइम और किस लिए कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इसे करिकुलम में डाल दिए हैं या तो हेल्थ सेक्टर में, तो वो फॉर्मल रूप में करते हैं, उनको सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या है कि स्वतः ही करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में ही योग रचा बसा है। इसलिए यहाँ पे किसी को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा भी गाइडेंस मिलता है, वो अपने आप समझ जाता है कि किस तरह से जीवन जीना है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग सीखते हैं और उसको फॉर्मल रूप में करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूवमेंट इन पोस्चर एंड बेटर मूड एंड कॉन्सेंट्रेशन। जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती है कि उनकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी मजबूती है, वो सब अच्छे हैं, प्रॉपर है। और इम्प्रूवमेंट इन पोस्चर, उनके आसनों में सही आसन में बैठते हैं, वो सही ढंग से चलते हैं, सही ढंग से सोते हैं, और उनका जो मूड है वो बढ़िया रहता है और कंसंट्रेशन हाई लेवल में रहता है उनका। Growing scientific evidences also support a beneficial impact on many disease states. अब क्या है कि अभी वैज्ञानिक ज़माना है, तो इस वैज्ञानिक ज़माने में लोग हर चीज़ का प्रूफ देखते हैं, तभी विश्वास करते हैं। तो इसी क्षेत्र में योग में भी इसको देखा गया प्रूफ करके, तो अब इसकी जो महत्ता है और बढ़ जाती है, क्योंकि अब ये साइंटिफिक रूप से भी प्रूफ होने लगा है कि योग बहुत ही लाभदायक है रोगों से लड़ने के लिए। या तो हीलिंग को बढ़ा देता है या क्योर करता है किसी भी डिजीज को। बहुत ही सपोर्टिव है इसका बेनिफिट। आइए आगे देखते हैं कौन कौन से इसमें हम कवर करेंगे। तो पहला है एंजाइटी। एंजाइटी is a negative emotion characterized by an emotional paralysis when confronted with a threat. एंजाइटी क्या है कि नकारात्मक भावना है, हमारी फीलिंग है,
जो कि हमारी जो भावनाओं को एक पंगु सा बना देता है। हम किसी तरह के और चीज़ें नहीं सोच पाते, एक ही चीज़ बार बार मन में आती रहती है और हम एक तरह से भावनात्मक रूप से पंगु हो जाते हैं, आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं और हमें ये हमारे मन में ये भय पैदा कर देता है, एंजाइटी। दिस inability to predict, control or gain preferred result may be external or internal threats and can be real or imagined। यह डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इसको रियल में एंजाइटी हो रहा है या ये बनावटी है। तो या तो बाहर से इस प्रभावित है या आंतरिक रूप से प्रभावित है, यह डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसके जो एक्सपर्ट लोग होते हैं इसको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। बहुत सारे देश में विदेश में साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं जो कि इसे अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं। इट रिजल्ट्स इन अ परसिस्टेंट एंड प्रिवेसिव वरी एंड टेंशन। इसका जो परिणाम है हमारे जीवन में हम लगातार चिंतित रहते हैं और अनावश्यक जो चिंता है और तनाव है हम लेते रहते हैं। असिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस ऑन एंजाइटी पेशेंट्स। अभी साइंटिफिकली प्रूफ करके देखा गया है कि योग बहुत ही एंजाइटी के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। योगा इनकॉर्पोरेट्स जेंटल नॉन कॉम्पिटिटिव फिजिकल एक्सरसाइजेज। योग में हम एंजाइटी के लिए योग के जो कुछ घटक है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं लोगों के लिए, जिसमें कि कोई तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज होता है। कंट्रोल्ड ब्रीथिंग प्रैक्टिस होती है, माइंडफुल मेडिटेशन भी कराया जाता है उन्हें, एंड पॉजिटिवली मॉड्यूलेट द स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम इन दीज पेशेंट्स। जब ये प्रैक्टिसेस एंजाइटी के लोगों को कराई जाती है तो उनकी जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, वो खत्म होने लगता है, यानी कि जो चिंता से दूर होने लगते हैं, स्ट्रेस से दूर होने लगते हैं। द collateral benefits of yoga also help alleviate associated disease condition often seen in patient with anxiety। योगा करने से एंजाइटी के लोगों को और भी जो अदर बीमारियों से खतरा रहता है वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बाई साइड जो बेनिफिट्स है साइड में मिलता है उनको, फिजिकल और मेंटल, उससे उनकी और जो खतरे की बीमारी होती है उनसे वो दूर हो जाते हैं एंजाइटी के पेशेंट। अगला जो नेक्स्ट डिजीज है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस इज अ लीडिंग काउज ऑफ डिसेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्थराइटिस विश्व में सबसे ज़्यादा कारण बनता है डिसेबिलिटी की। लोग अच्छे से अपने दैनिक रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो अनेबल हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं अपनी डेली रूटीन को भी फॉलो करने में। तो कॉमन फॉर्म्स ऑफ अर्थराइटिस आर, पहला है ऑर्थो अर्थराइटिस, जिसमें कि ऑर्थो अर्थराइटिस में क्या होता है कि ए डिजेनरेटिव जॉइंट्स डिजीज एसोसिएटेड विथ द ब्रेक डाउन ऑफ द जॉइंट कार्टिलेज एंड द अंडरलाइंग बोन। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो बड़े जॉइंट्स हैं वो उसमें डिजेनरेशन होने लगता है, वहाँ की जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और तो अर्थराइटिस का जो दूसरा फॉर्म है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यह एक छोटे जॉइंट्स की बीमारी है जिसमें कि पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां ये शामिल होते हैं। एक क्रॉनिक साइनोवाइटिस
primarily affecting the multiple peripheral joints. यह एक छोटे जॉइंट्स की बीमारी है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, और ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़े जॉइंट्स की बीमारी है। दोनों में ही हमारे वहाँ की मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं, लिगामेंट्स कमज़ोर होने लगते हैं, वहाँ की जो पकड़ है वो कमज़ोर होने लगती है जॉइंट्स की। Pain in arthritis leads to reduced activity, resulting in muscles and tendon shortening, articular capsule contraction and weakened ligaments। इसमें एक तो वहाँ के जॉइंट्स में पेन होता है और मसल्स एंड टेंडन छोटे होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और लिगामेंट्स कमज़ोर होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। 1949 से लेकर के अभी तक 31 स्टडीज़ में पाया गया है कि बेनिफिट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस ऑन आर्थराइटिक पेशेंट्स। तो इन स्टडीज़ में देखा गया आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ग्रुप बना करके योगा और नॉन योगा में करके, तो देखा गया कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को बहुत ही लाभ मिल रहा है योग करने से। योगा प्रोवाइड जेंटल नॉन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेचिंग। योगा क्या देता है उन्हें? एक तो मसल्स की स्ट्रेचिंग देता है, मजबूती देता है, कंडीशनिंग एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज दैट बेनिफिशियल इन दीज पेशेंट्स एंड आर एक्सट्रीमली सेफ। बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जो लोग आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं योगा करने से, क्योंकि किसी तरह का कोई कम्पिटिटिव एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही स्मूथ स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, कंडीशनिंग होती है उनकी अंगों की, और बैलेंसिंग कराते हैं साथ ही साथ। तो वहाँ की जॉइंट्स की जिस जॉइंट्स में पेन है या डिजेनरेशन हो रहा है, तो वो मसल्स वहाँ के मजबूत होने लगते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, योग अभ्यास के थ्रू। They lead to reduced pain and increased functionality। उनके दर्द कम हो जाता है और उनके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, अच्छे से काम कर पाते हैं। There is an associated sense mental well-being। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज करते हैं उनको मानसिक रूप से भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, मानसिक शांति। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारा वो है अस्थमा का। अस्थमा जो डिजीज है is a well recognized clinical condition affecting a significant portion of the population। यह एक बहुत ही जाना पहचाना एक क्लिनिकल कंडीशन है अस्थमा, और बहुत सारे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में यह फैला है, पाया जाता है। यह बीमारी अफेक्ट्स मोर देन 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। विश्व में लगभग 300 मिलियन पीपल इससे ग्रसित हैं। It is characterized by reversible airflow obstructions, airway hyperresponsiveness and inflammation। इसकी जो पहचान है, रिवर्सिबल एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि हमको सांस लेने और छोड़ने में दोनों में कठिनाई होती है, और जो हमारा एयरवेज हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स करने लगते हैं, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आया तुरंत वो प्रभावित होने लगते हैं। साथ ही साथ हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। पेशेंट्स विथ क्लिनिकली डायग्नोस्ड ब्रोंकियल अस्थमा सफर फ्रॉम अ higher overall disability and mortality when compared to healthy people। यानी कि
Patients with clinically diagnosed bronchial asthma suffer from a higher overall disability and mortality when compared to healthy people. जो जिस व्यक्ति को भी अस्थमा होता है, नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में वह बहुत ही पीड़ित महसूस करता है अपने अपने आप को, और साथ ही साथ कि अपने दैनिक जीवन को चलाने में भी डिसेबिलिटी उसकी पाई जाती है। ढंग से वो जीवन को जी नहीं पाते हैं। योगा में प्ले अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री रोल। योगा का जो रोल है वो बहुत ही कारगर रोल है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। और प्राणायाम एक्सरसाइज एंड आसनाज इम्प्रूव डिस्टर्ब्ड रेस्पिरेटरी perceptions and help train and strengthen respiratory muscles and ligaments that are dysfunctional in these patients. जिन पेशेंट्स में अस्थमा पाई जाती है तो जो भी मसल्स उनके प्रभावित हैं, मसल्स लिगामेंट्स जो भी, तो इन एक्सरसाइज यानी आसनों से और प्राणायाम से उनकी एक ट्रेनिंग मिल जाती है मसल्स को, और वो मजबूत होने लगते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं, और जो सांस लेने में कठिनाई होती है उसको ये दूर करने लगते हैं। जितना रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उनको लाभ मिलता जाता है। बहुत सारे रिसर्चेज इसमें किए गए हैं। आपको अंतिम में आपको जिस रिसर्चेज के जो रेफरेंस हैं वो आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में अंतिम में बताया गया है। They are many associated benefits derived from meditative relaxation. इनके बहुत ज़्यादा एसोसिएटिव बेनिफिट्स होते हैं जो कि उनके शारीरिक और मानसिक रूप से वो बेनिफिट मिलता है उन्हें। अगला जो डिजीज़ है हमारा बच्चों से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। With a worldwide people prevalence of 5.3%, attention deficit hyperactivity disorder is the most prevalent mental disorder in children. यह एक बच्चे की बीमारी है। लगभग इसकी जो प्रिवलेंस है 5.3% है पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे विश्व में। यानी कि जितनी जनसंख्या है विश्व की, तो उसमें से 5.3% बच्चे ADHD से प्रभावित होते हैं, उनमें पाया जाता है इस तरह के डिसऑर्डर। रिसेंट ईयर्स हैव सीन एन अपवर्ड ट्रेंड इन द डायग्नोसिस ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। यानी कि जो विकसित कंट्रीज हैं वहाँ के बच्चों में ट्रेंड बढ़ ही रहा है, यानी कि और ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इस डिसऑर्डर से। 2004 के पीछे तक लगभग 10 स्टडीज में देखा गया कि ADHD के बच्चों, जो ग्रसित बच्चे हैं, उनको योगा की बेनिफिट्स मिला। प्रैक्टिस इन बेनिफिट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस इन पेशेंट्स विथ ADHD, यानी कि 10 स्टडी शो कर रहे हैं। 10 ही इस स्टडी में 10 ही शामिल किया गया है, तो 10 स्टडी में बताया गया कि योगा करने वाले जो बच्चे हैं ADHD से complementary yoga in children and adolescent has shown to improve children's attention, relationship with parent, guardian, listening skill and peer interactions। यानी कि योगा का जो लाभ मिला बच्चों को, वो उनमें अटेंशन यानी किसी भी चीज़ को अटेंटिव रूप से सुनने समझने की जो उनकी क्षमता है वो बढ़ी। साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप में सुधार हुआ, गार्जियन से, पेरेंट्स से, उनकी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ी, और इंटरेक्शन करने की क्षमता भी आपस में उनकी बढ़ी। नेक्स्ट है डिजीज़, वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़।
नेक्स्ट है डिजीज, वो है नेक्स्ट है डिजीज। नेक्स्ट डिजीज है अपना कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज में, हृदय के रोगों में योग किस का जो एविडेंस है क्या है। दिस इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड अ मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी ऑल वर्ल्ड वाइड। यानी यह एक बहुत ही बड़ा कारण है डेथ का और डिसेबल होने का लोगों में विश्वव्यापी। The World Health Organization estimates that an estimated 17.3 million people died from cardiovascular disease in 2008। यानी कि उसकी अनुमान है वर्ल्ड WHO की 2008 के ईयर में लगभग 17.3 मिलियन पीपल इससे डेथ हुई है। एंड दिस नंबर विल राइज टू 23 मिलियन बाय 2030, यानी कि 2030 तक लगभग 23 मिलियन पीपल इससे मरने की संभावना है। ओवर 80% ऑफ CVD डेथ टेक प्लेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। यानी कि जो अभी विकासशील जो देश हैं और लो इनकम कंट्रीज है, उनमें 80% डेथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण होती हैं। योगा हेल्प्स improve most risk factors associated with cardiovascular disease। योग उनको जो CVD के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए योग उनके रिस्क फैक्टर को कम कर देता है जो योगा अभ्यास करते हैं। इट रिड्यूस सिंपैथेटिक टोन, यानी कि जो हमारा सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उसको यह रिड्यूस करता है, इम्प्रूव endothelial function and positively modulates coagulopathy parameters। योग जो है हार्ट डिजीज के रिस्क को एक तो कम करता है। जो योगाभ्यास करते हैं उनकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो मेंटेन रहती है। रेगुलर प्रैक्टिस प्रिवेंट्स progression and may also induce regression of atherosclerosis in these patients। यानी कि जो नियमित रूप से जो हृदय के रोगी जो हैं नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो उनकी जो रिग्रेशन पाया जाता है, यानी कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस उनकी जो दिनों दिन बढ़ रही थी अब वो घटने लगी है। इट रिड्यूस सिम्टम्स, प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस एंड इम्प्रूव प्रोग्नोसिस इन दिस पेशेंट्स। उनके जो हृदय घात के जो संबंध में जो उनके सिम्टम्स हैं वो इसको प्रिवेंट करता है योगाभ्यास, और उसके प्रोग्नोसिस यानी कि ठीक होने की जो प्रोग्नोसिस है हार्ट रोगियों की वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी कि
हाथ पैर की जो कांपने की जो शिकायत है उसमें क्या क्या एविडेंसेस हैं, कितने एविडेंस हैं वो देखेंगे। इन्वॉल्व्स median nerves compression at the level of wrist. It is the most commonly occurring peripheral nerves compression syndrome. इसमें इस बीमारी में हमारा जो हाथ मोस्टली हमारा कलाई का भाग प्रभावित होता है, जिसमें कि कलाई के रिस्ट का जो पेरिफेरल नर्व है वो दब जाते हैं। इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ forceful and repetitive work involving the hand and wrist. It commonly occurs after the age 30 years and significantly more prevalent in women. यानी यह 30 सालों के बाद यह बीमारी ज़्यादातर और महिलाओं में पाई जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेटिव इंजरीज टू रिस्ट एंड हैंड्स, यानी कि हाथ और कलाई में ज़्यादा अगर इंजरीज आती है तब यह बीमारी चांस होता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इंक्लूड ओरल मेडिकेशंस, स्टेरॉयड इंजेक्शंस, रिस्ट स्प्लिंट्स एंड फिजिकल थेरेपी. Treatment is difficult and often culminates in decompression surgery. जो ओरल मेडिकेशन है वो स्टेरॉइड्स हैं, इंजेक्शन है और ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें सर्जरी किया जाता है। A literature review using PubMed identified 19 studies since 1998 that assessed the benefits of yoga practice in patients with carpal tunnel syndrome. यानी 1998 से अभी तक लगभग 19 स्टडीज में पाया गया कि कार्पल टनल सिंड्रोम के रोगियों में योगा का अच्छा प्रभाव देखा गया है। योगा एक्सरसाइजेज आर एसोसिएटेड विद रिडक्शन इन पेन, इम्प्रूव्ड ग्रिप स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज्ड फंक्शनलिटी। यानी कि योग के अभ्यासियों, जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो अभ्यास कर रहे हैं योग को, उन्हें तो उनकी जो हाथों में पैरों में जो दर्द है वो कम हुआ, साथ ही साथ उनकी जो ग्रिप है, हैंड ग्रिप, किसी चीज़ को होल्ड करने की जो क्षमता है वो बढ़ी है और काम करने की क्षमता भी साथ ही साथ बढ़ी है। अदर एसोसिएटेड बेनिफिट्स ऑफ योगा में हेल्प रिड्यूस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स सच एज वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, टेंशन एंड फटीग। यानी कि जो वैसे पेशेंट्स को कार्पल टनल सिंड्रोम से ग्रसित पेशेंट्स में योग एक्सरसाइज से उनके वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, टेंशन एंड फटीग में राहत मिला उन्हें, साथ ही साथ उनके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ी। नेक्स्ट वेरी डेंजरस जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो है डिप्रेशन। बहुत ही ज़्यादा यह अभी पाया जा रहा है लोगों में। डिप्रेशन अफेक्ट्स अबाउट 121 million people worldwide and is a major cause of disability and distress. यह विश्व में लगभग 121 मिलियन लोगों में डिप्रेशन देखा जा रहा है। It is expected to become the second most common cause of loss of disability adjusted life years in the world by 2020। तो बीत गया, यह पहले का रिसर्च है इसलिए इस ईयर को यहाँ पे मेंशन है, यह ईयर 2020। तो अब आप सोच सकते हैं कि 2022 चल रहा है तो अब कितने लोग इसमें समा गए होंगे डिप्रेशन के एरिया में। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है और यह बढ़ते ही जा रहा है। डिप्रेशन ऑफन प्रेजेंट एज comorbidity
comorbidity with chronic physical illness such as coronary heart disease, asthma, and rheumatoid arthritis. डिप्रेशन ज़्यादातर रोगों के साथ में आता है। जब किसी को कोई रोग हो गया तो वह आदमी डिप्रेस हो जाता है। तो उसमें है बहुत सारे अस्थमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और सारे कई बीमारी हैं, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियों के साथ यह साथ में जुड़ जाता है। पेशेंट्स विथ कॉरोनरी हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन हैव एन अप्रोक्सीमेट 2-fold इंक्रीज इन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, यानी कि यह एक मृत्यु दर में बढ़ोतरी करता है डिप्रेशन। मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन इन कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन रिजल्ट्स इन मेडिकलाइजेशन ऑफ मिजरी। लोग इसे मेडिकल दवाइयों के थ्रू कम करना चाहते हैं और इसको भी मेडिकल यानी कि चिकित्सकीय क्षेत्र में रखा गया है। लोगों का मानना है कि डिप्रेशन का भी इलाज संभव है। तो फ्रॉम लगभग 1974 से 169 स्टडीज शो करते हैं assessed benefits of yoga practice in patients with depression। तो 169 स्टडीज में देखा गया कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स है उनको योगा का कंपोनेंट कुछ कराया गया, जैसे आसन, प्राणायाम या मेडिटेशन, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस, तो उसमें लाभ देखा गया। उनकी डिप्रेशन में कमी आई, उनकी लाइफ स्टाइल सुधरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बढ़ गई है, ऐसा देखा गया। योगा practice in patients with depression. Complementary use of yoga is a promising intervention for depression। बहुत ही यूजफुल है डिप्रेशन के लोगों के लिए योग। Its regular practices is associated with many other beneficial emotional, psychological, behavioral and biological effects in depressed patient। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं जो योग कर रहे हैं अच्छे से, तो उनको बहुत सारे एसोसिएटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मानसिक तो मिल ही रहा, बिहेवियरल व्यवहारिक रूप से और जैविक रूप से उनको बेनिफिट मिल रहा है। आइए देखते हैं अब डायबिटीज मेलाइटिस में कैसे योग का क्या एविडेंस है। द ह्यूमन पॉपुलेशन इज एक्सपीरियंसिंग एन inexorable rise in diabetes. It is estimated that the prevalence of diabetes worldwide will increase from 285 million in 2010 to 438 million in the year 2030। यानी कि यह जो डायबिटीज़ एक बहुत ही व्यापक रूप से पाया जाने वाला बीमारी है और यह इसमें आशा अनुमान किया गया है, अनुमानित आकलन लगाया गया है कि यह जो बीमारी है अभी 2010 में देखा गया कि 285 मिलियन लोग थे इससे ग्रसित, लेकिन अनुमान है कि 2030 तक यह जो आंकड़ा है 438 मिलियन को क्रॉस करेगा। This glycemic assault has important present and future medical and economic relevance। इस बीमारी का बहुत ही सिग्निफिकेंस है, लोग इससे बहुत ही प्रभावित होते हैं मेडिकल रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। डायबिटीज मेलाइटिस इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी, यानी कि यह ज़्यादा संख्या में आदमियों में यह पाया जाता है और यह मृत्यु का महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है और इससे आदमी अपनी आयु पूरी करने के पहले ही डेथ को प्राप्त हो जाते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट माइक्रोवास्कुलर एंड माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि हमारे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सूक्ष्म और बड़े
छोटे और बड़े दोनों ही वैस्कुलर सिस्टम इससे प्रभावित होते हैं। दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम एसोसिएटेड न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि नसों की बीमारी भी इससे हो जाती है लोगों में। लोगों को जब क्रोनिक डायबिटीज हो जाता है तो उसके हाथ पैर की नसें काम करना बंद कर देती है, वे वीक हो जाती है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, यानी कि सेंसलेस होने लगते हैं नसें। वे जो स्टडीज देखा गया 1986 से लगभग अब तक में, तो 66 स्टडीज पबमेड में देखा गया। उसमें देखा गया कि बताया गया कि योगा जो प्रैक्टिस है डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स के लिए कारगर है। योगा हेल्प्स इंप्रूव मोस्ट रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस। रिस्क जो डायबिटीज के रिस्क हैं उसको कम करने के लिए योग बहुत ही अच्छा उपाय है। रेगुलर प्रैक्टिस रिड्यूस सिम्टम्स, जो डायबिटीज के सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करता है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, जो उसके जटिलता जो अन्य रोग आने वाले हैं उसको ये प्रिवेंट करता है योग प्रैक्टिस। एंड इम्प्रूव प्रोग्नोसिस इन दिस पेशेंट्स, यानी कि जो ठीक होने की जो प्रोग्नोसिस है लोगों में यह बढ़ाता है। A significant fall in HbA1c has been recorded in some studies, यानी कुछ स्टडीज में देखा गया कि HbA1c का लेवल है उसको यह मेंटेन करने में योग बहुत ही ज़्यादा कारगर है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज डायग्नोस्ड इफ देयर इज एन occurrence of at least 2 unprovoked seizures 24 hours apart. It is also characterized by the neurobiological, cognitive, psychological and social consequences. एपिलेप्सी 24 घंटे में उसका अटैक अगर 2 बार आदमी में आता है तो उसको माना जाता है कि इसे एपिलेप्सी है। यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल और कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसके जो परिणाम हैं सब पे पड़ते हैं। हमारे न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम पे पड़ता है, हमारे कॉग्निशन में पड़ता है, हमारे मनोविज्ञान पे पड़ रहा है इसका असर, और साथ ही साथ इसके जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ही घातक हैं। Seizures in epilepsy can occur due to several causes, include a genetic predisposition for certain seizures, head trauma, stroke, brain tumors, alcohol or drugs withdrawal, and other medical anomalies. The underlying cause is abnormal electrical discharge in the brain. इसका जो मेन कॉज है, बहुत सारे कारण हैं, कोई डेफिनेट कारण अभी तक नहीं देखा गया, लेकिन बहुत सारे कारण माने जाते हैं, जैसे कि हेड इंजरी है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर है, अल्कोहल और ड्रग विड्रॉल, अगर किसी व्यक्ति की लत है अल्कोहल और ड्रग्स लेने की, अगर उसको अचानक से छोड़ा दिया जाए, उसको छोड़ने को कहा जाए तो वो एपिलेप्सी का शिकार हो सकता है। बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं। एंड अंडरलाइंग कॉज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज इन ब्रेन, यानी कि हमारा जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है अगर ब्रेन में कहीं अच्छे से डिस्चार्ज एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो गया उसका, इससे एपिलेप्सी हो जाती है लोगों में। एपिलेप्सी इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी। इसका ये भी यह जो बीमारी है विश्व में, इसकी भी सिग्निफिकेंट डेथ रेट हैं और लोगों को यह डिसेबल करता है दैनिक जीवन में कुछ भी काम करने से। ट्रीटमेंट विथ एंटी कॉन्वोलेंट्स रिजल्ट्स इन सीजर फ्री स्टेटस इन ओनली 60% ऑफ पेशेंट्स, यानी कि जो 60% पेशेंट ही इससे फ्री हो पाते हैं, यानी कि उनकी ट्रीटमेंट हो पाती है। फिर
जो स्टडीज़ देखा गया, लगभग 28 स्टडीज़ हैं 1972 से लेकर अब तक, जो कि योगा प्रैक्टिस का बेनिफिट एपिलेप्सी में देखा गया। सिंस स्ट्रेस कैन ट्रिगर seizures, mental relaxation and stress reduction with meditation may be beneficial in these patients. It also helps increase the satisfaction with life in these patients. यानी कि जब योगा करते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स तो उनमें एक लाइफ सेटिस्फेक्शन पाया जाता है, साथ ही साथ मेंटल रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज रीच्ड एपिडेमिक पोर्शन वर्ल्ड वाइड। हाइपरटेंशन के भी जो मरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। इट प्रिविलेंस ड्रामेटिकली इंक्रीजेज पेशेंट ओल्डर देन 60 ईयर्स एंड अप्रोचेज 50%, यानी कि 60% ऊपर के लोगों को, लगभग 50% लोगों में यह बीमारी पाई जाती है। In 2001, approximately 44% of all strokes and 47% of all ischemic heart disease related with were attributable to systolic hypertension। 2001 में यह देखा गया कि 54% जो स्ट्रोक्स से रिलेटेड और 47% इस्केमिक हार्ट डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उसका जो बेसिक कारण रहा वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन रिलेटेड डेथ आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय ओवर 60% बाय 2025, यानी कि 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा। यह जो डेथ की जो संख्या है वो 60% बढ़ सकती है हाइपरटेंशन के थ्रू। राइजिंग फ्रॉम 907 तो 2025 तक अनुमान लगाया गया कि 60% इससे डेथ बढ़ सकती है, और यह जो बढ़कर 972 मिलियन से बढ़ के 1.56 बिलियन हो जाएगा पूरे विश्व में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/2 ऑफ द डेथ बर्डन एट कोस्ट वर्ल्ड वाइड, यानी कि यह लोगों में, विश्व के लोगों में 1/2, यानी कि हेल्थ का टोटल जो कॉस्ट है उसका 1/2 हाइपरटेंशन के मेंटेनेंस में जा रहा है। हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर बट इज लार्जली कंट्रोलेबल पेंडेमिक, यानी कि यह साइलेंट किलर है लेकिन यह इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऑल्दो मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, यानी कि मेडिकेशन एंड आपके जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है वो बहुत ही कारगर उपाय हैं इसमें। अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट कंप्लायंस रिमेन्स लो, अभी लोगों में जागरूकता नहीं है इसलिए इसमें कंप्लायंस लो पाया जा रहा है। कुछ स्टडीज हैं जिसमें कि 93 स्टडीज 1961 से लेकर हैं अभी तक योगा का जो बेनिफिट है इसमें देखा गया है। योगा प्रैक्टिस कैन हेल्प प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर ऑन टॉप ऑफ ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, यानी कि योगा का बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखा गया है ब्लड प्रेशर के लोगों में। मेडिकल थेरेपी से ज़्यादा योग में बेनिफिट देखा जा रहा है। अगला जो डिजीज़ है वो है इंसोमेनिया में देखेंगे योगिक एविडेंस। इंसोमेनिया इज डिफाइंड एज रिपीटेड डिफिकल्टी विथ द इनिशिएशन, ड्यूरेशन, मेंटेनेंस और क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड रिजल्टिंग इन सम ऑफ डे टाइम इम्पेयरमेंट, यानी कि
जो नींद का स्तर है लोगों में वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं रहता। इंसोम्निया में लोग मेंटेन नहीं कर पाते, अपने नींद को शुरुआत ही नहीं कर पाते, और साथ ही साथ उसकी जो स्लीप क्वालिटी है वो लो होती है, और उनकी जो डे टाइम, जो दिन का रूटीन है, वो इससे प्रभावित होता है। इट इज़ estimated that as many as 95% of Americans have reported an episode. A total of 28 studies were found on PubMed since 1963 that assessed benefit of yoga practice in patients with insomnia. 95% अमेरिकन इसकी रिपोर्टिंग करते हैं कि इंसोमेनिया उन्हें तंग करता है, और 1963 से लेकर अभी तक 28 स्टडीज में देखा गया पबमेड आर्टिकल्स में, रिसर्च में, कि योगा प्रैक्टिस करने वाले पेशेंट्स इंसोमेनिया के, वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्लीप क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य, सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। योगा प्रैक्टिस में हेल्प प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन स्लीप क्वालिटी एंड रिलेटेड डे टाइम इम्प्रूवमेंट, यानी कि उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हुई है, और उनकी जो डे टाइम इम्पेयरमेंट है वो भी रिड्यूस हुई है। इन दीज पेशेंट्स insomnia at some point during their lives. Chronic insomnia is associated with impaired occupational and social performance. इंसोमिनिया के लोग अच्छे से समाज से एसोसिएट नहीं हो पाते, साथ ही साथ उनकी सोशल एंड ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस लो होती है। इसलिए सलाह है कि आप जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं योग की दिशा में अपना जीवन शैली को अपनाएं और लाभ लें। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक पेट की बीमारी है। इज ए फंक्शनल gastrointestinal disorder with no structural abnormalities. It is characterized by some symptoms of recurrent abdominal pain or discomfort directly associated with disturbance. It is estimated to affect between 10 and 15% of adults in USA. यूएसए में 10 से 15% एडल्ट को ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पाया जाता है। इट इज एसोसिएटेड विथ अ सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड हैवी यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज. Treatment is often difficult. Irritable bowel syndrome remains poorly understood and continues to pose a significant burden for patients as well as the healthcare system. यह एक ऐसी बीमारी है जो कि अनावश्यक रूप से हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन डालती है, साथ ही साथ पेशेंट्स के जीवन स्तर को भी लो कर देता है। यह हमेशा डिस्कम्फर्टनेस महसूस करते हैं ऐसे पेशेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सिस्टम जो रिसोर्सेज हैं हेल्थ के, उसको ये उपयोग करते हैं। अनावश्यक बीमारी है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इसे कहा गया है। Conventional therapies include the use of bulking agents, anti-diarrheal and anti-spasmodic. A total of 14 studies were found since July 1986 that assessed the benefits of yoga practice in patients with irritable bowel syndrome. 1986 से लेकर अब तक 14 स्टडी में, अच्छे स्टडीज में देखा गया कि योगा का जो बेनिफिट्स है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स में अच्छा देखा जा रहा है। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड जेंटल योगा हेल्प्स एलिवेट मेनी ऑफ द सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ दिस कंडीशन। योग के जो प्रैक्टिस हैं इसको दूर करने में अच्छे कारगर देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट है लो बैक पेन। लो बैक पेन इज कॉमन एंड जनरल पॉपुलेशन
वह बहुत ही साधारण माने कि ये जो जनसंख्या में सामान्य जनसंख्या में पाया जाने वाला बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। लो बैक पेन अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 2.5% ऑफ ऑल ऑफिस विजिट्स एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इमरजेंसी रूम्स विजिट इन यूएसए। आप कहीं भी ऑफिस में देखें, ऑफिस जो जाने वाले लोग हैं, महिलाएं या पुरुष, उसमें वो अक्सर लो बैक पेन की शिकायत करते हैं और लगभग 2-2.5% यूएसए के लोग ये शिकायत करते ही करते हैं। It is estimated to be present in the more than 70% of the geriatric population। ये बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, 70% के लगभग। Direct and indirect costs in the USA are estimated to exceed $100 billion। और इसकी जो खर्चा है लगभग साल में यूएसए में $100 बिलियन की खर्च लोग कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। लो बैक पेन यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरीज टू द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बैक। Conventional treatment includes medications, physical therapy, and sometimes surgery। लो बैक पेन में जनरली हमारे जो स्पाइन, जो लोअर बैक है, हमारा लंबर रीजन, सैक्रल रीजन, उसमें टिश्यूज में, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हो जाती है और इसका जो ट्रीटमेंट है मेडिकेशन है, साथ ही साथ फिजिकल थेरेपी है और किसी किसी केस में सर्जरी भी करना पड़ता है। 77 ऐसे स्टडीज़ पाए गए 1977 से लेकर अभी तक, जिसमें देखा गया कि योग प्रैक्टिस लो बैक पेन के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। Stretching and strengthening of low back muscles and ligaments with yoga asana appears to help alleviate pain and suffering and improve functioning in the patients। योग एक्सरसाइज करने से उनकी जो लो बैक की मसल्स है वो उनमें स्ट्रेचिंग आती है, मजबूती मिलती है और उनके जो लिगामेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, पेन को दूर करता है और उसकी जो फंक्शनिंग है पेशेंट्स की वो इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है मेनोपॉज। मेनोपॉज फीमेल रिलेटेड डिसऑर्डर है। मेनोपॉज इज डायग्नोस्ड आफ्टर 12 months ऑफ एमेनोरेया। जब एमेनोरेया 12 महीने के बाद, एमेनोरेया के 12 महीने के बाद यह एक बीमारी पाई जाती है। इसकी जो पहचान है वो होती। अगला जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है फीमेल रिलेटेड डिसऑर्डर मेनोपॉज है, उसमें योग का जो एविडेंस मिला है वो देखेंगे। जब किसी महिला के मासिक धर्म बंद होने लगती है, उस सिचुएशन को मेनोपॉज कहा जाता है। यह किसी भी महिला में 12 महीनों के बाद इसकी जो डायग्नोसिस हो पाती है। किसी का अगर मासिक धर्म बंद होने वाला है, अगर 1 साल तक ऐसा चल रहा है, तब यह पहचान में आता है। इट इज प्रोसीड बाय हार्मोनल चेंजेज। यह हार्मोन के चेंजेस से इसकी शुरुआत होती है और दैट बिगिन ईयर्स बिफोर द ऑनसेट a period often called pre-menopause and menopausal transition। मेनोपॉज के 1 साल होने तक, यानी कि जब किसी का मासिक धर्म बंद होने वाला है, तो उस फेज में यह एक प्रक्रिया देखी जाती है मेनोपॉज की। क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज इंक्लूड इरेगुलर एंड अनप्रेडिक्टेबल मेंसेस।
यानी कि कभी कभी इसमें स्त्रियों में मासिक धर्म देखा जाता है, कभी कभी नहीं देखा जाता है, इरेगुलर हो जाता है मतलब कि इस स्थिति में, लेकिन धीरे धीरे करके वो बंद होने की स्थिति में आ जाती है। तो यह बंद होने और जब से बंद होना शुरू हुआ है उसकी बीच की स्थिति है यह। Vasomotor and urogenital symptoms such as vaginal dryness and dyspareunia, headache and इंसोम्निया एंड मूड डिसफंक्शंस, इसमें बहुत तरह के चेंजेस स्त्रियों में देखे जाते हैं। उनकी वेजाइना में ड्राइनेस पाया जाता है, डिस्पेरेनुइया हो जाता है, सिर दर्द रहता है, नींद अच्छे से नहीं ले पाती हैं और मूड का फ्लक्चुएशन होता रहता है। Osteopenia and an increase in cardiovascular disease are also commonly associated with the onset of menopause. यानी कि बड़े जोड़ों में दर्द का होना, साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इससे रिलेटेड एसोसिएटेड डिजीजेज पाए जाते हैं स्त्रियों में। इसके साथ साथ पबमेड में देखा गया कि 40 स्टडीज ऐसे हैं 1998 से लेकर के अब तक, जिसमें कि देखा गया कि योग प्रैक्टिस के बेनिफिट्स मिले हैं मेनोपॉज की स्थिति में स्त्रियों को। स्टडी शो दैट योगा थेरेपी डिक्रीज क्लाइमैक्ट्रिक सिम्टम्स, perceived stress and neuroticism in पेरीमेनोपॉजल वुमन। योग का बेनिफिट स्टडीज शो कर रहे हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि योग करने से इसमें भी राहत लिया जा सकता है। Conclusion: Yoga is practiced by most people to improve their physical health and fitness, relieve stress and enhance the quality of life. योगा जो प्रैक्टिस है ये सभी रोगों में देखा गया, जैसा कि डिस्कशन में आपने देखा अभी कि सभी रोगों में योग बेनिफिशियल है, लेकिन आप जब उसको अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे टीचर से करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही टाइप का योगा है, तो आपको चूज करना पड़ेगा अच्छे टीचर्स की जो आपको अच्छे गाइड करें।